यू कैन सी इनफर्टिलिटी, ये वो टर्म है, इसको हम जिस तरह से डिफाइन करते हैं फॉर द पेशेंट्स, कि कोई भी कपल जब एक साथ रहते हुए 1 साल से ऊपर हो जाता है और फिर भी प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट कपल टू सी द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। बट इसमें एज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली द फीमेल पार्टनर। तो यदि फीमेल पार्टनर ऑलरेडी 35 या 35 क्रॉस कर गई है, तो उसको फिर 1 साल वेट नहीं करना है। यदि साथ में 6 महीने भी हो गए हैं रहते हुए और ट्राई करते हुए और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सो दे शुड लुक फॉर द स्पेशलिस्ट टू रूल आउट कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, कौन कौन से टेस्ट उन्होंने करने चाहिए, क्या करना चाहिए, और टेस्ट की रिपोर्ट्स के हिसाब से कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके ना। फिर जहाँ पे आपने रीजंस की बात की, तो जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। इट कैन बी इन द फीमेल पार्टनर, इट कैन बी इन द मेल पार्टनर, और बोथ पार्टनर में हैव अ प्रॉब्लम, और दे कैन नॉट बी प्रॉब्लम एनीवेयर, मे नॉट बी प्रॉब्लम एनीवेयर मीन्स सारे टेस्ट रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा है पेशेंट। तो इस तरह से यदि हम फीमेल इनफर्टिलिटी देखते हैं, तो इट जो आउट ऑफ 100% दे फॉल इन 30% ऑफ द ग्रुप। 30% वो ग्रुप होता है जहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी, फिर 30% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी मीन्स जैसे मैंने अभी बोला कि सारे टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी पेशेंट प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहा है, तो उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम टेस्ट में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रहा है, और फिर जब हम आईवीएफ करते हैं तो उन चीज़ों को रूल आउट करते हैं। सो दैट इज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। 10%, 10 to 15% ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे प्रॉब्लम दोनों में है, मतलब फीमेल पार्टनर को भी प्रॉब्लम है और मेल पार्टनर को भी प्रॉब्लम है। तो दिस इज द परसेंटेज, ओके, वेयर द प्रॉब्लम कैन बी। देन जैसे हमें पता है कि फीमेल का यदि आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखें, तो उसमें 2 ओवरीज होती हैं जहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है एवरी साइकिल। ओवरीज के साइड में देयर आर 2 फैलोपियन ट्यूब्स जो काम करती हैं, और उनका काम होता है एग को उठाना। हर साइकिल फीमेल्स में एवरी साइकिल दे फॉर्म 1 एग, एंड दैट एग इज पिक्ड अप बाय द ट्यूब, यदि ट्यूब काम कर रही है और ट्यूब ठीक हालत में है तो। उसके बाद होता है यूट्रस, जो एक यूट्रस होता है जिसको हम लेमन टर्म में वूम्ब भी बोलते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग जो आता है वो वूम्ब में आता है, और वहाँ पे प्रेगनेंसी ग्रो करती है। जी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो इंक्लूड करते हैं, 2 ओवरीज हो गए, 2 फैलोपियन ट्यूब्स हो गए, एक यूट्रस हो गया, दे शुड बी हेल्दी। सो बेसिक टेस्ट आर डन टू सी इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर इन दीज ऑर्गन्स। तो उसके लिए बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हार्मोन टेस्ट भी इंक्लूडेड होते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जिसको हम लेमन टर्म में इंटरनल अल्ट्रासाउंड, वेजाइनली अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि ओवरीज ठीक है, यूट्रस ठीक है, उसमें कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम या कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी प्रकार की सिस्ट फॉर्मेशन तो ओवरी में नहीं हो रही है, या ओवरीज में एग का रिजर्व कितना है। ठीक है। उसके अलावा फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट और होता है जिसको हम ट्यूब टेस्ट बोलते हैं। ट्यूब टेस्ट हम एचएसजी के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें एक्सरे ट्यूब्स का होता है, नीचे से डाई डालते हैं और देखते हैं कि डाई ट्यूब से बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है जी। या फिर उसको हम अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं, और यदि हम और एडवांस उसमें टेक्निक में जाते हैं तो लेप्रोस्कोपी से भी हम ट्यूब्स, ओवरीज एंड यूट्रस की प्रॉब्लम रूल आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया फीमेल पार्टनर का। मेल पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट है कि टेस्टिस अपनी पोजीशन पे होनी चाहिए, स्क्रोटम में होनी चाहिए, जगह पे होनी चाहिए, उनका साइज नॉर्मल होना चाहिए, कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए, फंक्शनिंग मतलब फिजियोलॉजिकली शुड बी नॉर्मल। और जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो सीमेन एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो सीमेन एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि स्पर्म काउंट कितना है, जो कि as per the WHO criteria it should be more than 15 million count। जो मूवमेंट होता है स्पर्म का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक मूवमेंट का परसेंटेज ठीक नहीं होगा, मोटाई स्पर्म्स का परसेंटेज ठीक नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी अचीव होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो मोटाई स्पर्म्स का परसेंटेज है, यदि हम ए और बी ग्रेड को कंबाइन करके बोलते हैं तो दैट शुड बी 42%। अब
A और B का मतलब है कि A means when the what percentage of the sperms they are moving past, मतलब प्रोग्रेसिव मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, आगे की तरफ भाग रहे हैं जी, ठीक है। स्लो प्रोग्रेसिव मूवमेंट या वही की वही मूव कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर बी ग्रेड। फिर नॉन मोटाइल मीन्स कि परसेंटेज ऑफ द स्पर्म्स विच आर नॉट मूविंग एट ऑल। तो जो फास्ट प्रोग्रेसिव मूवमेंट वाले जो स्पर्म्स होते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेगनेंसी because they have to move towards the egg to fertilize the egg, to penetrate the egg and result into the fertilization. फिर होता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप ऑफ द स्पर्म। तो शेप जो होनी चाहिए वो स्पर्म की नॉर्मल होनी चाहिए। यदि हम स्पर्म के पार्ट्स देखते हैं तो हेड, नेक, टेल, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो यदि इनमें कहीं पे भी कोई डिफेक्ट है तो वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन डिफेक्ट भी हो सकता है या एबनॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी हो सकता है, मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये जो कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म, ये हम सीमेन एनालिसिस से टेस्ट करते हैं जी। तो ये तो बेसिक टेस्ट है जब पेशेंट आता है कोई भी ओपीडी में। सो दीज आर द टेस्ट विच आर एडवाइज्ड। उसके बाद जब इनका नेक्स्ट फॉलोअप होता है विद द रिपोर्ट्स, तो उसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, व्हाई द पेशेंट इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन कंसीविंग। टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, फिर उनको हम रिपीटेड अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं जिसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में जैसे मैंने अभी बताया कि हर साइकिल एक एग जो होता है, फॉलिकल मेच्योर होता है, उसके अंदर एग होता है, एंड व्हेन द फॉलिकल बर्स्ट द एग कम्स आउट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रेगनेंसी। तो फॉलिकल फॉर्मेशन जो है वो टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग अपनी एक साइज तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, मेच्योर होता है कि नहीं होता है, फिर वो बर्स्ट होता है कि नहीं होता है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें अल्ट्रासाउंड से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के थ्रू पता चलता है। सो इफ द पेशेंट इज ओव्यूलेटिंग, जो फॉलिकल का फॉर्मेशन और बर्स्ट होना, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। सो इफ द पेशेंट इज ओव्यूलेटिंग एट द राइट टाइम, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट टू नो, एंड दैट इज द टाइम जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम टू ट्रैक, दिस इज द टाइम टू बी टुगेदर, बिकॉज दैट इज द फर्टाइल पीरियड ऑफ द पेशेंट। ओके। और यदि अल्ट्रासाउंड से हमें लगता है कि जिस टाइम पे उसने उसका एग फॉर्मेशन होना चाहिए या रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सो अकॉर्डिंगली we advise the patient the medicines which can be taken in the next cycle to help regularizing the egg formation.